हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। तो देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कि रेस्ट में रहती हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कि मोशन में रहती हैं। अब रेस्ट क्या होता है? जैसे कि पेड़ एक जगह खड़ा रहता है तो रेस्ट में रहता है। और जैसे गाड़ियाँ हैं या हम हैं, एनिमल्स हैं, वो चलते फिरते रहते हैं, यानी वो मोशन में रहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी जगह बदले, अपनी पोजीशन बदले, तो उसे कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी जगह नहीं बदले, अपना स्थान नहीं बदले, अपनी पोजीशन नहीं बदले, तो उसे कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ वो अपनी जगह नहीं बदलते, कितना भी टाइम हो जाए वो वहीं पर खड़े रहते हैं, तो वो हो गए रेस्ट में। और जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं या गाड़ियां हैं या हम हैं, अपनी जगह बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 7 बजे हम यहाँ पर थे और 8 बजे हम यहाँ पर आ गए, तो हम हो गए मोशन में। टाइम के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदले तो वो हो गया मोशन में, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन नहीं बदलता है तो वो होता है रेस्ट में। तो ये समझ आ गया होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में रहते हैं, उन्हें रेस्ट में क्यों कहा जाता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं तो उन्हें मोशन में क्यों कहा जाता है। मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, और रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम और मछलियाँ तैरती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, हमारी आर्टरीज और वेन्स में ब्लड बहता रहता है, खून बहता रहता है। एंड कार्स मूव, और जो गाड़ियाँ हैं वो मूव करती हैं, चलती फिरती हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स और स्टार्स, गैलेक्सी, ये सभी मोशन में होती हैं क्योंकि ये सभी घूमते रहते हैं, ये सभी मोशन में हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ये सभी मोशन में हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेज विद टाइम। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेज विद टाइम। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन अगर चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, इसका हम पता नहीं लगा सकते। डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देता कि वो ऑब्जेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हम किसी और चीज़ को देखकर ये पता लगाते हैं कि पहले वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। जैसे कि कई बार हमें ये नहीं पता लगता कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। हवा का मोशन हमें पता नहीं लगता, एयर का मोशन हमें पता नहीं लगता, तो हम या तो पेड़ों की पत्तियों को देखते हैं, या कोई कपड़ा हिलता हुआ देखते हैं, या डस्ट उड़ती हुई दिखाई देगी, या कोई कागज़ उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें पता लगता है कि एयर जो है वो मोशन में, अगर ऐसा होता है तब हमें एयर का मोशन पता लगता है कि हवा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। मतलब हम डस्ट की मूवमेंट को देख रहे हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, इनकी मूवमेंट को देख रहे हैं, और इनकी मूवमेंट से हमें एयर मोशन में है या नहीं है ये हमें पता लगता है। एयर के मोशन के बारे में पता लगता है। इनकी मूवमेंट से, मतलब डस्ट की मूवमेंट या लीव्स की मूवमेंट से या ब्रांचेज की मूवमेंट से हमें एयर के मोशन के बारे में पता लगता है। मतलब डायरेक्ट, कई बार किसी चीज़ का डायरेक्ट नहीं पता लगता कि वो मोशन में है या नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे से पता लग जाता है। व्हाट काजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज। सनराइज होता है मतलब सूरज निकलता है, सूरज छिपता है, या सीजन चेंज होते हैं, इनका क्या कारण है? तो इनका भी ये कारण है कि जो अर्थ है ना, अर्थ वो अपने एक्सिस पर घूमती है। अर्थ जो है वो मोशन में होती है, लेकिन हमें सन मोशन में दिखाई देता है। सनसेट होता है, सनराइज होता है, या सीजन्स बदलते हैं। इनका रीजन है अर्थ जो है ना वो मूवमेंट करती है, वो मोशन में होती है।
तो देखिए डायरेक्ट हमें नहीं दिखाई देती, अर्थ जो है ना उसकी मूवमेंट हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देती, हमें लगता है कि सन घूम रहा है। तो इस तरह से हमें कई बार इनडायरेक्ट वे से भी मोशन दिखाई देता है। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये सब जो है सनराइज सनसेट या चेंजिंग ऑफ सीजन ये मोशन ऑफ अर्थ के कारण है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सही है, वाई डू नॉट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ये सही है कि हमारी अर्थ है वो मूवमेंट करती है, वो मोशन में रहती है, तो फिर हमें उसका मोशन क्यों नहीं दिखाई देता। ये हम इससे समझेंगे, इस एग्जाम्पल से। एन ऑब्जेक्ट, वाई डू नॉट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ। हम अर्थ के मोशन को डायरेक्टली क्यों नहीं देख पाते, तो ये हम इससे समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर पर्सन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्सन को तो वो मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है और दूसरे को वो एक जगह रुका हुआ नज़र आ सकता है। तो देखिए मूविंग क्या होता है, जो अपनी पोजीशन बदलता रहता है। मूविंग क्या होता है, जो अपनी पोजीशन बदलता रहता है, जैसे यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ ऐसे ऐसे। और स्टेशनरी क्या होता है, जो एक जगह खड़ा रहता है, वो स्टेशनरी होता है। तो एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन को तो मूविंग दिख सकता है और दूसरे पर्सन को स्टेशनरी दिख सकता है। मतलब एक पर्सन को तो वो चलता हुआ दिखाई दे सकता है और दूसरे पर्सन को वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन को स्टेशनरी दिखाई दे सकता है। जैसे कि कई बार हम सफ़र करते हैं गाड़ियों में, तो हम पेड़ों को देखते हैं, मकान को देखते हैं, तो हमें ये चलते हुए दिखाई देंगे। हमारी गाड़ी अगर इस तरफ जाती है तो ये इधर की तरफ मूविंग दिखाई देंगे, हमें इधर की तरफ मोशन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, तो उसको तो ये पेड़ चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो देखिए इस आदमी को ये स्टेशनरी दिखाई देगा। लेकिन हम अगर किसी गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ से हम गुजर रहे हैं, तो हमें ये जो पेड़ है ना ये इस तरफ चलते हुए दिखाई देंगे, अगर हमारी गाड़ी इस तरफ चलती है। तो ये देखिए ये हो गया ना, एन ऑब्जेक्ट, एक पर्सन को तो मूविंग दिखाई दे सकता है, मतलब मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है, और दूसरे पर्सन को वो स्टेशनरी दिखाई दे सकता है, जैसे कि ये पेड़ का एग्जाम्पल हमने लिया है। फॉर द पैसेंजर्स इन द मूविंग बस, जो मूविंग बस में पैसेंजर्स बैठे हैं, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो उनको ये जो ट्रीज है या जो मकान है ये पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलोंग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। जो रोड पर खड़ा है, जो व्यक्ति ये रोड पर खड़ा है, इसको ये जो गाड़ी है ये तो चलती हुई दिखाई देगी, और ये जो पेड़ है ये स्टेशनरी नजर आएगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलोंग विद द पैसेंजर्स आर मूविंग। तो उसे ये जो बस है ना ये पैसेंजर्स के साथ साथ ये बस चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो ये पेड़ है ये खड़ा हुआ दिखाई देता है। हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। देखिए जो पर्सन बाहर खड़ा है, जो आदमी बाहर खड़ा है, उसको ये गाड़ी में बैठे सभी लोग चलते हुए नजर आएंगे, इधर की तरफ मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। जो गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे को रेस्ट पर ही दिखाई देते हैं। वट डू दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करती हैं, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने से हमें क्या पता लगता है। हमें ये पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए तो मूवमेंट में हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए वो स्टेशनरी हो सकता है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। कुछ मोशंस जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने सिंपल नहीं होते कि हमें दिखाई दे जाए इजीली। कुछ मोशंस जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन स्ट्रेट लाइन। कुछ ऑब्जेक्ट्स सीधे सीधे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, और कुछ ऐसे ऐसे घूमते हैं ऐसे। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। कुछ तो रोटेट करते हैं ऐसे और कुछ वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कॉम्प्लेक्स मोशंस होते हैं। कुछ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं सीधा, ये सिंपल सा मोशन है, और कुछ सर्कुलर पाथ में ऐसे चलते हैं। कुछ रोटेट करते हैं और कुछ वाइब्रेट करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं कुछ वाइब्रेट करते हैं। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कम्बिनेशंस ऑफ दीज। और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि कुछ ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहे हैं उसके साथ साथ वाइब्रेट भी कर रहे हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। ऐसे भी, जैसे कि अर्थ है ना, अर्थ वो सर्कुलर पाथ में चलती है, ऐसे सर्कुलर पाथ में भी चलती है और रोटेट भी करती रहती है। या फिर लट्टू चलाया होगा आपने,
जब लट्टू को घुमाते हैं तो वो खुद भी घूमता रहता है और ऐसे 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 चलता भी रहता है। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग द कम्बिनेशन ऑफ दीज, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर एक से ज़्यादा मोशन जो है वो उनका कम्बिनेशन हमें दिखाई देता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम पहले मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। और जो ये मोशन है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इनको हम सिंपल इक्वेशंस में भी एक्सप्रेस करेंगे और ग्राफ्स में भी, मतलब इनका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे और इनकी इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी 7.1 है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। हमारी जो क्लासरूम की वॉल्स हैं वो रेस्ट पर है या मोशन में है? तो वो रेस्ट में है। एक्टिविटी 7.2, हाउ हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट एट रेस्ट। तो कई बार आपको ये लगता है कि जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो वो मूव कर रही हो, जबकि वो खड़ी रहती है। ट्रेन खड़ी है और वो आपको चलती हुई महसूस होती है। कई बार ऐसा हो जाता है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो ये कई बार होता है। ये कब होता है? जब हमारी ट्रेन खड़ी हो और हम उसमें बैठे हैं और साइड में एक ट्रेन जो है वो चलने लग जाती है। साइड में, उसके साइड में खड़ी एक ट्रेन चलती है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन भी चल रही है। अगर वो ट्रेन इस तरफ चल रही है तो हमें लगेगा कि हमारी ट्रेन इस तरफ चल रही है। थिंक एंड एक्ट। वी समटाइम्स आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कई बार हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन होते हैं उनके कारण हम डेंजर में फंस जाते हैं, खतरे में फंस जाते हैं। स्पेशली इफ़ दैट मोशन इज इराटिक एंड अनकंट्रोल्ड। कई बार जैसे बाढ़ आती हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, या फिर भूचाल आ जाता है, बवंडर आ जाता है, तो इस तरह से हम मोशन के कारण खतरे में भी पड़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन जो होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कंट्रोल्ड मोशन, अगर मोशन कंट्रोल में हो तो फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि गाड़ी को अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो वो टक्कर खा सकती है, तो वो अनकंट्रोल्ड हो गई। और कंट्रोल में अगर गाड़ी को चलाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। सर्विस टू ह्यूमन बींग्स सच एज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बिजली बनाते हैं, पानी के मोशन के कारण बिजली बनाई जाती है, तो वो उसमें कंट्रोल्ड मोशन होता है, तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है। डू यू फील द नेसेसरी टू स्टडी द इराटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल दैम। तो क्या आप ये फील करते हो कि इराटिक मोशन, बहुत ज़्यादा मोशन, मतलब तेज मोशन जो होता है उसके बारे में पढ़ना या फिर कंट्रोल्ड मोशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है? क्या ये आप महसूस करते हो कि इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए? यस, इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हम पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, वो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कोरियर वाले से कोई भी चीज़ मंगाते हैं, तो कोरियर वाला पूछता है कि आपका घर कहाँ पर है, तो हम कहेंगे हमारे स्कूल से 1 किलोमीटर आगे, हमारे स्कूल वाले रास्ते पर, उसी रास्ते पर आ जाना 1 किलोमीटर आगे, और वहाँ पर कोने पर हमारा मकान है। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? स्कूल, फिर आगे हुआ कोना, पहले स्कूल फिर हुआ कोना। तो ये रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये रेफरेंस पॉइंट से हम कंपेयर करते हैं कि वहाँ से कितना दूर है या वहाँ से कितना पास है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, कई बार मंदिर का एग्जांपल लेते हैं, कई बार पुलिस स्टेशन का एग्जांपल, मतलब वहाँ पर कोई भी फेमस जगह हो जिसको सब लोग जानते हैं, तो उसका हम नाम लेते हैं कि वहाँ से इतनी दूरी पर है, वहाँ से इतनी दूरी पर है। कई बार जैसे मान लीजिए हमें कहीं आना हो, मान लीजिए हम रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन से हमारा घर कितनी दूरी पर है, तो रेलवे स्टेशन से अगर हम ईस्ट में चलेंगे, रेलवे स्टेशन से अगर हम ईस्ट में चलेंगे और फिर
ईस्ट में यहाँ पर एक मोड़ आएगा, वहाँ से फिर हम साउथ में चलेंगे तो फिर बिल्कुल सामने हमारा घर है। तो देखिए रेलवे स्टेशन से ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले रेलवे स्टेशन से रेफरेंस पॉइंट हो गया, फिर ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, फिर उसके बिल्कुल सामने हमारा घर है। तो रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन अच्छी तरह से समझ जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे मैंने बता दिया, फिर भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मान लीजिए हमारा स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो हमने अपने स्कूल की पोजीशन कैसे बताई, 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट माना है, उससे 2 किलोमीटर दूरी पर हमारा स्कूल है, तो ये रेलवे स्टेशन हो गया रेफरेंस पॉइंट। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल। स्कूल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन हमने स्पेसिफाई की है। पोजीशन ऑफ द स्कूल, स्कूल की पोजीशन रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में हमने स्पेसिफाई की है। मतलब इसको बताया, पहले रेलवे स्टेशन के बारे में बताया कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में 2 किलोमीटर पर है हमारा स्कूल। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। मैंने अभी स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, मंदिर का एग्जाम्पल लिया, या फिर पुलिस स्टेशन, या फिर अभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन, ये सभी इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। देयरफॉर टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। तो देखिए ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन भी बोला जाता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट आपको समझ आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिससे हम कंपेयर कर दें कि यहाँ से इस पॉइंट से 2 किलोमीटर आगे, इस पॉइंट के 3-4 कदम आगे है, या इस पॉइंट से 10 किलोमीटर नॉर्थ में है, या इस पॉइंट से आधा किलोमीटर साउथ में, इस टाइप से। तो वो होता है ओरिजिन, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आसानी से बता सकें, वो पॉइंट होता है ओरिजिन। अब है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन को पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, यहाँ से ओ से स्टार्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी ओ से स्टार्ट करता है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स द जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। Let A and B and C represent the position of the object at different instants। तो देखिए मान लीजिए हम यूँ कहते हैं कि एक गाड़ी O पॉइंट से चलती है, यहाँ से O से चलती है, इस O पॉइंट से, तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग हमने यहाँ से कर ली है रेफरेंस पॉइंट। फिर A B C, यहाँ A पर जाती है, B पर भी जाती है और C पर भी जाती है। A B C जो है ये डिफरेंट इंस्टेंट्स पर, मतलब डिफरेंट क्षण में, डिफरेंट टाइम, ये पोजिशंस हैं जो कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम पर आता है इन पोजीशन पर। और फिर ओ से ये ए पर आता है, बी पर आता है, या फिर सी पर आता है। अलग अलग टाइम पर ये ए, बी या सी पर जाता है। एट फर्स्ट सबसे पहले एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। तो पहले ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये पहले सी पर जाता है, फिर बी पर जाता है और फिर पहुंचता है ए पर। पहले सी पर, फिर बी पर, फिर पहुंचता है ए पर। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी। फिर ये इसी पाथ से यहीं से उल्टा आता है, रीचेज सी थ्रू बी। मतलब पहले फिर भी ये बी पर आता है, फिर ये सी पर आ जाता है, ऐसे। तो यहाँ से देखिए पहले ये जाता है सी पर, फिर सी से जाता है बी पर, फिर जाता है ये ए पर, फिर वापस आता है बी पर वापस,
मतलब वापस बी पर आता है, बी से फिर आता है सी पर आता है लास्ट में। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओ ए प्लस ए सी। तो देखिए ओ ए टोटल पाथ लेंथ मतलब ओ से ए पर गया, फिर ये ए से सी पर गया वापस, पहले ओ से ए पर फिर ए से सी पर। तो कितना है, ओ से ए पर कितना हुआ 60 और ए से सी पर कितना हुआ यहाँ तक हुआ 35। तो ये हो गया द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया 60 प्लस 35, ये हो गया 95 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ पर गई गाड़ी और फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आई, तो ये हो गया 60, तो ये हो गया, और ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये हो गया 60 और 35 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर हुआ पाथ लेंथ। टोटल जो ये रास्ता है ना, ये पाथ, इसकी लेंथ हुई 95 किलोमीटर। ये हो गया पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो पाथ लेंथ होती है ना, ये क्या होती है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस। ये जो टोटल पाथ कवर किया है ना, पाथ लेंथ, ये जो इस रास्ते की पूरी लेंथ है ना, ये जो कवर किया इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो कुल मिलाकर पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से गया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से गया 4 किलोमीटर और यहाँ से गया 6 किलोमीटर और फिर आए यहाँ पर, वापस आया 1 किलोमीटर, वापस आ गया यहाँ पर। तो देखिए 2 जमा 3 जमा 4 जमा 6 जमा 1 कितना हो गया, 2 3 5 और 4 9, 9 और 6 15, 1 16, मतलब पाथ लेंथ जो होगी, या फिर डिस्टेंस बोलेंगे या फिर पाथ लेंथ बोलेंगे। तो ये हो गया 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 6 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया या फिर पाथ लेंथ या फिर बोलेंगे डिस्टेंस। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें सिर्फ डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 2 3 4 6 और 1, ये होनी चाहिए। हमने इनको जोड़ दिया, ये बन गया पाथ लेंथ या फिर बन गया डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इस तरफ नॉर्थ में गया, फिर थोड़ा सा ईस्ट में गया, फिर यहाँ पर इधर साउथ वेस्ट में गया, फिर ये वेस्ट में गया, फिर दोबारा से नॉर्थ की तरफ आ गया, लेकिन हमने टोटल जोड़ दिया है, चाहे नॉर्थ में जाए चाहे साउथ में जाए, या यहाँ पर देखिए यहाँ इस तरफ ही गया है ईस्ट में, फिर ये वापस आ गया वेस्ट में, तो हमने तो टोटल जोड़ दिया है। पाथ लेंथ या डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जो उनको टोटल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको जोड़ दिया जाता है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की ज़रूरत होती है, उनसे डिस्क्राइब कर दी जाती है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू ना 1 2 3 4 5 6, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ये होती है इसकी मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वे क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि मास, फोर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये इधर देखिए, ये जो 16 मीटर ये मैग्नीट्यूड है, ये 2 3 4 6 और 1, ये मैग्नीट्यूड है किसका, पाथ लेंथ का या डिस्टेंस का, ये मैग्नीट्यूड है। इधर यहाँ से ये जो 60 है, ये जो 60 ये जो 60 है, ये है पाथ लेंथ या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। यहाँ से ये यहाँ तक ये 35 है मैग्नीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 10 15 20 25 जो है ये है
मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। तो क्या हम इस एग्जाम्पल से डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, कहाँ से, ओ से सी तक, ओ से सी तक डिस्टेंस, ओ से सी तक। तो ये देखिए ओ से सी तक ये डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 25 किलोमीटर हो गया ना, किलोमीटर है ये, तो 25 हो गया मैग्नीट्यूड और किलोमीटर हो गई इसकी यूनिट। और ये 25 किलोमीटर क्या है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया 25, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये है यूनिट। तो ये दोनों को मिलाकर बन गया 25 किलोमीटर डिस्टेंस। This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from initial to final position of an object is known as displacement. तो देखिए एक डिस्टेंस होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ था, और फाइनल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की क्या थी, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस तो होगा टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ के इक्वल डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से चला, ए से बी तक, ये चला 1 मीटर, फिर बी से ये चला इस तरफ 3 मीटर, ये चला 3 मीटर सी तक, फिर यहाँ से ये चला ऐसे 5 मीटर, ये डी है, यहाँ पर जाकर रुक गया। मतलब ये कोई भी गाड़ी है, ए से चली और ए से चलती है और यहाँ से इस तरफ चलती है, इस तरफ, फिर ये चलती है इस तरफ, फिर ये चलती है इस तरफ, और फिर ये यहाँ पर रुक गई है। मतलब इसको आगे नहीं जाना भाई, रात को यहीं रुकना है। तो अब इस गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहाँ पर समझेंगे आप डिस्टेंस, डिस्टेंस इसने कवर किया। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ने ना, 1 + 3 + 5, ये हो गया 9 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, फाइनल पोजीशन ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ये नहीं देखना कि वो कौन से रास्ते से गई है, गाड़ी कौन से रास्ते से गई, बस इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे और उनके बीच में बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे, सीधी, ऐसे नहीं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे नहीं खींचनी है, हमें बिल्कुल सीधी लाइन इसके बीच में खींच देनी है। और ये जो मेजरमेंट होगी ना, ये सीधी लाइन जो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये कितनी है, ये जो है ये कितनी है, ये मेजर करके निकालेंगे। मान लीजिए ए से डी तक, मतलब जो ए डी है ना, ए डी मान लेते हैं 2 मीटर है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो 2 मीटर होगा। ये आपको समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, यहाँ से चलता है, यहाँ से, और ये चलता है इधर चलता है 1 मीटर, इधर चलता है 5 मीटर, और इधर वापस आ जाता है।
ये यहाँ पर 4 मीटर चलकर वहाँ वापस आ जाता है। ए से चलता है बी, सी से चल के ये ए पर ही आ जाता है। तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 1 + 5 + 4, ये हुआ 10 मीटर। अब हम निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, पॉइंट ए। तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, उसको ये मतलब नहीं है कि वो पूरे जहान में कोई भी ऑब्जेक्ट कौन से रास्ते से गया, कौन से रास्ते से आया, किस डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन से आया, उसे कोई मतलब नहीं है। वो उसको बस देखना होता है इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट। जबकि पाथ लेंथ जो है ना, पूरे पाथ की लेंथ, ये यहाँ से ये जोड़ा और ये जोड़ा, पूरे पाथ की लेंथ हो गया डिस्टेंस। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस निकाला हमने 9 मीटर। यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ पर रुक गई, ये आ गया 9 मीटर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक, ये 2 मीटर। अब इसमें डिस्टेंस यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ पर आ गई वापस, तो ये हो गया डिस्टेंस 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहाँ से चली वहीं पर वापस आ गई 0। एक दरवाज़ा है, उसको अगर हम खोल लेंगे तो यहाँ तक, मतलब यहाँ पर ए पोजीशन, ये बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट ए बी हो गया और डिस्टेंस भी ए बी हो गया। अगर खोल कर फिर बंद कर देंगे, वापस ए पर चला जाएगा ये, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ए पर है, ये है बी। तो ए से ये ऑब्जेक्ट चला, मतलब यहाँ पर ये 5 मीटर और बी पर चला, ए से बी तक गया, इस तरफ गया ना, और फिर बी से फिर ये वापस इस तरफ आ गया। 5 मीटर पहले तो ये ईस्ट में गया, फिर 5 मीटर वेस्ट में आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालने के लिए बोलूँ तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ये हो गया 5 + 5, 10 मीटर हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? देखिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इधर गया, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर इधर से वापस आया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो देखिए डिस्टेंस तो डबल हो गया। डिस्टेंस में ये देखा है पाथ लेंथ कितनी है, उसके रास्ते की लेंथ कितनी है, इस तरफ गया ईस्ट में, इस तरफ गया वेस्ट में। डिस्टेंस में चाहे ईस्ट में जाए चाहे वेस्ट में जाए, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं देखी जाती, उसमें ये देखी जाती है कि टोटल जो पाथ है ना, टोटल रास्ता, उसकी लेंथ कितनी है, वो जोड़ देना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिए इधर गया 5 मीटर, वापस आया 5 मीटर, तो 0 हो गया। लेकिन अगर आगे यहाँ चला जाता, यहाँ 5 मीटर, यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 मीटर चला जाता तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है कितना हो जाता? 5 × 5 = 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो जाता सी पर, ए से सी तक, फिर तो डिस्टेंस के बराबर हो जाता। अगर इसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट चला जाता, इसी डायरेक्शन में जिसमें पहले गया था, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। लेकिन सेम डायरेक्शन में जाता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाते। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर चला 4 किलोमीटर ओ से ए पर ईस्ट की तरफ, और फिर ए से बी पर 4 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हुआ डबल, 4 + 4, ये 8 किलोमीटर। और अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोले, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन तो ओ है, फाइनल पोजीशन क्या है?
बी है, इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन बी है। पाथ लेंथ बिटवीन ओ एंड बी, तो इनके बीच में ओ से बी तक, ओ से बी तक कितना हुआ 4 + 4, ये लेंथ हुई ओ से बी तक लेंथ, 4 + 4 ये होगी 8 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो वो जो लेंथ है ना वो जुड़ जाती है और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर आता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट वापस यहाँ पर आए अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये इस डायरेक्शन में था ना, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में था ना, लेकिन यहीं से अगर ये मुड़ जाता इस डायरेक्शन में तो घट जाता, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है, ये तीनों एग्जांपल से ये रिजल्ट निकलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, 0 भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम हो सकता है, 0 हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम ही रहेगा, चाहे तो 0 हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बराबर तो हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने इन एग्जाम्पल से ये सीखा है कि डिस्टेंस के लिए कोई भी डायरेक्शन मायने नहीं रखती। जब भी हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना इनको ही जोड़ा जाता है। कोई भी डायरेक्शन मायने नहीं रखती कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है, किस डायरेक्शन में उसने लेंथ कवर की है, ये मायने नहीं रखती डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ पर गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ पर गया ना, और फिर अगर यहीं पर रहता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 5 मीटर आते हैं, इक्वल आते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और डिस्टेंस हो जाता है 10 मीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है। अगर उसी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, उसी डायरेक्शन में जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ ऐड हो जाती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आता है अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन है उसका क्या मीनिंग है, कि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्शन ज़रूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए पर, और ए से ये ऑब्जेक्ट जाता है बी पर, यहाँ पर बी पर जाता है। तो यहाँ से ये 4 मीटर है इसकी लेंथ, और बी से देखिए, बी से फिर इसी डायरेक्शन में, बी से इसी डायरेक्शन में, मतलब ए से ये ईस्ट में गया बी तक, और बी से फिर ये ईस्ट में गया सी तक, इसी डायरेक्शन में सी तक 4 मीटर और गया है, 4 मीटर इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 4 + 4 8 मीटर हो गया। और अगर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट वापस आता है, ये ऑब्जेक्ट वापस इसी तरफ आता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहीं से इसी रास्ते से वापस आता है, वापस मतलब ये जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पहुँचता है डी पर। तो डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, तो इसमें ये भी जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डी तक कितना हुआ, डी तक मान लीजिए 6 मीटर है, डी तक इस तरफ, तो ये 6 मीटर और जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 14 मीटर। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले जो ये ऑब्जेक्ट था ना, ये इस तरफ गया है, इस तरफ ईस्ट में गया है, पहले ईस्ट में गया है, यहाँ पर ईस्ट में गया है, तो सी तक तो ये ईस्ट में गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, 4 + 4, सी तक ये ईस्ट की तरफ गया है।
फिर ये सी से गया है डी तक वेस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले इस तरफ गया था, फिर ये गया है अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर वापस। तो फिर इसमें से ये 6 जो है ना ये घट जाएगा, 6 घट जाएगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ना अपोजिट है। तो यहाँ पर ये आएगा 2 मीटर, 2 मीटर। और ओडी जो है वो है 2 मीटर, 2 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये जो लेंथ है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो लेंथ है ये है 2 मीटर। यहाँ पर ये है 2 मीटर। ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो डायरेक्शन है ना वो मायने रखती है। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो डिस्प्लेसमेंट में से वो लेंथ घट जाएगी, और डायरेक्शन अगर सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट में वो लेंथ प्लस हो जाएगी। मान लीजिए कोई कोरियर वाला आता है और हम उसको कहते हैं कि हमारा घर जो है ना ये इस स्कूल से वेस्ट में है, स्कूल से वेस्ट में 2 किलोमीटर है, स्कूल से वेस्ट में 2 किलोमीटर है। तो ये कोरियर वाला आता है और ये कोरियर वाला आएगा और 2 किलोमीटर यहाँ पर ये चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फिर इसको घर नहीं मिलता है, फिर ये घूमकर वापस इस तरफ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए पहले ये जाता है इस तरफ, फिर आता है ये इस तरफ। तो हम क्या बोलते हैं, अरे आप तो उल्टे चले गए, फ़ोन पे बात करता है ये। तो ये बताएगा कि मैं यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर हूँ मैं। तो ये कहेगा अरे ये तो उल्टी डायरेक्शन में चले गए, आप घर से उल्टी डायरेक्शन में चले गए, यहाँ पर आना था। तो उल्टी डायरेक्शन का मतलब 2 किलोमीटर प्लस आना था और 2 किलोमीटर माइनस की तरफ आ गए, ये तो 2 किलोमीटर नेगेटिव आ गया ये। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शंस भी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि अब यहीं पर ले लीजिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोई भी चीज़ है, यहाँ से सी से डी पर ना रुककर ये पहुँच जाता है यहाँ पर, डी पर ना रुककर ये ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है यहाँ पर ई पर पहुँच जाता है। और ये ओरिजिन से 3 मीटर इस तरफ चला जाता है, 3 मीटर इस तरफ। तब ई पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ई पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट ई पर पहुंचेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वापस। पहले तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ए से सी तक चला और फिर सी से ये ई तक चला है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ए सी माइनस सी ई, ये निकालते हैं। ए सी हमारे पास है 8 मीटर और सी ई कितनी है, सी ई है हमारी सी ए प्लस ए ई, ये है। अब सी ए कितनी है, सी ए है हमारी 8 और ए ई कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हम 8 मीटर में से 11 मीटर, ये भी मीटर है 11 मीटर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 मीटर। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में है, ओरिजिन से उल्टा चला गया है। तो यहाँ पर ये है -3 मीटर, नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर। तो नेगेटिव साइन, डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन उल्टी है। नेगेटिव ये नहीं उसकी लेंथ कम हो गई, नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव साइन होता है ना वो डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था और ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब ये अपोजिट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम कोई किसी कोरियर वाले से कोई चीज़ मंगाते हैं या फिर हमारे घर पर कोई आ रहा है, तो हम कहेंगे ये स्कूल है, स्कूल से आपको 3 मीटर ईस्ट में आना है, मतलब यहाँ पर हमारा घर है, स्कूल से 3 मीटर पर हमारा घर है। लेकिन जो कोरियर वाला आता है ना ये आ जाता है, पहले यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ गया,
स्कूल से 3 मीटर यहाँ पर आ गया है, तो हमने ओरिजिन क्या लिया है, स्कूल, ये ओरिजिन है, ये यहाँ पर ओरिजिन लिया है, तो यहाँ पर ये कोरियर वाला आ गया है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो ये प्लस 3 मीटर। लेकिन किसी ने हाउस नंबर अलग बता दिया, गलत बता दिया, तो ये यहाँ से पहुँच जाता है आगे, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर तो यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब स्कूल से 3 मीटर तो गया है, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में चला गया है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस का साइन लगाते हैं। इस माइनस के साइन से ये पता लगता है कि ये जो ओरिजिन है ना, स्कूल ओरिजिन से उल्टी डायरेक्शन में 3 मीटर चला गया है। जिस डायरेक्शन में हमने बताया था उस डायरेक्शन में नहीं आया ये, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो माइनस में चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस में चला जाता है। तो इस पूरे टॉपिक से हमें क्या समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस से कम होता है और डिस्टेंस के बराबर भी होता है, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शंस देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, पहला तो ये आया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस से कम हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, यहाँ से डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। लेकिन जो डिस्टेंस है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखिए, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता ही नहीं यहाँ पर, तभी तो जीरो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा कभी भी नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हमने कहाँ पर पढ़ा है? यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया था, इसके बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ए से बी पर चला 4 किलोमीटर, बी से सी पर चला 4 किलोमीटर, तो 4 + 4 हो गया 8, तो यहाँ से डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है ना इसकी, और इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जितनी लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 8 हुआ और डिस्टेंस भी 8 हुआ। तो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल हो सकते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन for motion of the object OA, the distance covered is 60 km and magnitude of displacement is also 60 km। ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चलता है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से चलता है, यहाँ तक ए तक जाता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 60 किलोमीटर, और डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो लेंथ होती है वो होता है, तो 60 हो गया, और डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ, तो ये भी 60 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ ए, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered is 60 km plus 25 km, मतलब 85 km, while the magnitude of displacement is 35 km। तो O से B तक अगर ऑब्जेक्ट चलता है, मान लीजिए O से यहाँ तक पहले तो 60 पर गया, 60 O से A तक गया, फिर यहाँ से B तक आया वापस, तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, 60 प्लस ये कितना हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 60 + 25, ये 85 किलोमीटर हो गया। ये तो हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पर फाइनल पोजीशन है ये और इनिशियल पोजीशन ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हुआ 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हुआ 35 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। दस द मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल नहीं है। वी विल नोटिस, तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है,
और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कुछ कवर किया, कुछ लेंथ कवर की होती तभी तो डिस्टेंस निकलता है। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, और द डिस्टेंस कवर्ड इन जर्नी ओए ओए, यहाँ से अगर ये यहाँ पर जाता है फिर वापस यहाँ पर जाता है तो 120 डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पर देखिए कि ये गाड़ी चलती है, यहाँ से ऐसे घूम घाम कर किसी तरफ गई, किस तरफ गई, यहाँ साउथ की तरफ गई, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई, फिर ये नॉर्थ की तरफ गई, फिर ये साउथ की तरफ गई, ईस्ट की तरफ गई, तो इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला था, यहाँ से यहाँ तक, बस सीधी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट में जो है ना वो डायरेक्शन में देखी जाती कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ घूम कर आया है, कोई भी चीज़ कहाँ कहाँ पर घूम कर आई है, उसमें बस इनिशियल पोजीशन देखते हैं, फाइनल पोजीशन, और उनका डिफरेंस निकाल देते हैं। और डिस्टेंस में ये देखते हैं, पूरी पाथ लेंथ देखेंगे, पूरे पाथ की लेंथ देखेंगे, यहाँ से ये लेंथ जोड़ेंगे, 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 तो डिस्टेंस में पूरे पाथ की लेंथ जोड़ी जाती है। तो यहाँ तक आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है या डिस्टेंस से कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए सब यही समझाया है। Thus, the magnitude of the displacement 35 is not equal to path length. इसमें बराबर नहीं है। Further, we will notice that magnitude of the displacement for a course of motion may be zero. कि जो displacement है ना वो जीरो हो सकता है, but the corresponding distance covered is not zero. लेकिन distance कभी जीरो नहीं हो सकता। displacement जीरो हो सकता है, displacement जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। ये नोट करने वाली बात है। ये यहाँ पर इस एग्जाम्पल से यही सब समझाया है। तो यहाँ से पढ़ते हैं 10 द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट 35 था लेकिन डिस्टेंस 85 था, तो दोनों इक्वल नहीं थे ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं था, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं थे। फर्दर वी विल नोटिस दैट the magnitude of the displacement for a course of motion may be zero, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट ट्रैवल बैक टू ओ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से फिर वापस ओ पर जाता है, ओ पर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो जो है डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो जाएगा। द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी यही हो जाएगी, इनिशियल भी यही हो जाएगी, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी, देखिए डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 और फिर यहाँ से यहाँ तक 60, डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको। द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन एट अ गिवन टाइम। तो देखिए ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना, ये दोनों कौन कौन सी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। एक तो ओवरऑल मोशन के लिए, मतलब डिस्टेंस तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ओवरऑल मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है, डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस। और टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के जो बीच की जो लेंथ होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक आपको रेफरेंस पॉइंट या पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 7.3 करते हैं। टेक अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल लेना है, एंड अ लॉन्ग रोप, और एक लंबी सी रस्सी लेनी है। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड। तो देखिए एक बास्केटबॉल का कोर्ट
है उसमें मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये करना है कि मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 चलेंगे यहाँ तक, तो हमें डिस्टेंस मेजर करना है और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो ये सब जुड़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी ना। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक्टिविटी 7.4 है, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद द डिवाइस दैट्स शो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ऑटोमोबाइल्स में एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। गाड़ियों में एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे ये पता लगता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। आपने ज़रूर देखा होगा, इसको ओडोमीटर बोलते हैं, ओडोमीटर। अ कार इज़ ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। भुवनेश्वर से अगर न्यू दिल्ली तक कोई भी कार चलाई जाती है तो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इज ये है। फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग जो है उनके बीच का डिफरेंस ये है। ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड द न्यू दिल्ली बाय यूजिंग रोड मैप ऑफ इंडिया। रोड मैप ऑफ इंडिया से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो कितना होगा। तो ये मान लीजिए हम यहाँ से चले हैं और गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी ये किस तरह से चली है। तो ये है शुरू में, मान लीजिए शुरू में था 7,000 रीडिंग थी हमारी गाड़ी में, और हमारी गाड़ी पहुंची यहाँ पर न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली पर आ गई यहाँ पर 8,850 रीडिंग। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 1,850 किलोमीटर। तो ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से सीधा यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। डिस्टेंस तो देखिए ये डिस्टेंस तो ऐसे हुआ ना, ऐसे इस तरफ से गई गाड़ी यहाँ पहुँची, और डिस्प्लेसमेंट होगा बिल्कुल सीधा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो वो इससे कम आएगी। तो ये आप रोड मैप ऑफ इंडिया जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये आएगी ऐसे, इनिशियल पोजीशन लेनी मतलब यहाँ से भुवनेश्वर से दिल्ली तक की सीधी लाइन खींच लेना और देख लेना कितनी आएगी, तो इससे कम आएगी। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब ये है क्वेश्चंस। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चलता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यस हो सकता है। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ये आप यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड। एक स्क्वायर फील्ड है, ये इसकी बाउंड्री है 10 मीटर 40 सेकेंड में चलता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। देखिए 2 मिनट और 20 सेकेंड में 40 सेकेंड में यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितने सेकेंड्स हुए? 60 + 60 और ये 20, ये हो गया 20, तो ये हो गया 140 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा किया, फिर दूसरा चक्कर पूरा किया 80 सेकेंड में, मतलब 80 सेकेंड में पूरा चक्कर कर लिया ना। फिर तीसरा चक्कर किया 40 सेकेंड में, तो लास्ट में बच गई 20 सेकेंड। मतलब यहाँ से 40 + 40 + 40 ये हो गया 120 सेकेंड, तो ये होगी। तो अब बच गया 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में देखिए जब 40 सेकेंड में पूरा हो गया तो 20 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें निकालना है यहाँ तक डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस तो ये पूरा घूमे 3 चक्कर लगाएगा और ये आधा चक्कर और लगाएगा, 3.5 चक्कर लगाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ऐसे। तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूस होगा ना, निकलेगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये हो गया h का स्क्वायर, और h बराबर हो गया 100 + 100 और इसका अंडर रूट, ये हो गया 200 का अंडर रूट h। ये आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई यहाँ तक।
तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट एस निकलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। ये गलत है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो जीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, इसका मैग्नीट्यूड कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, कम ही हो सकता है या बराबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो ये दोनों गलत हैं। तो यहाँ तक देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, रेफरेंस पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो इससे अगले वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।